आई वॉज वंडरिंग कि काश हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के अंदर ही होती तो फिर हमारे स्टूडेंट्स को इंडिया के बाहर नहीं जाना पड़ता टू परस्यू देयर स्टडीज़। 2022 के अंदर 6 लाख से भी ज़्यादा बच्चे अब्रॉड गए हैं टू परस्यू एजुकेशन एंड इंडिया कम सेकेंड आफ्टर चाइना, जहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे अब्रॉड जाते हैं टू परस्यू इंटरनेशनल कोर्सेज। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है इट इज़ प्लानिंग टू ब्रिंग दीज यूनिवर्सिटीज़ टू इंडिया, और इसीलिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने रेगुलेशंस निकाले हैं जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि कैसे जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें इस्टेब्लिश किया जा सके इंडिया के अंदर। और इसी के लिए उन्होंने रिलीज़ किया है द यूजीसी सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपसेस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया ड्राफ्ट रेगुलेशंस 2023। इसके अंदर ये बताया गया है कि वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो चाहती हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूट को इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करें, दे शुड बी रैंक्ड विद इन द टॉप 500 ऑफ ग्लोबल रैंकिंग इन देयर सब्जेक्ट एरिया। और अगर वो इस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती तो वो जिस भी देश की यूनिवर्सिटी है, जो भी उनकी होम कंट्री है, उसके अंदर वो काफ़ी हाईली रेप्यूटेड होनी चाहिए। तो ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपसेस इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश कर सकती हैं। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश करने से पहले कुछ लॉज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना पड़ेगा, विच आर रिक्वायर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सो ये जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं या तो जॉइंट वेंचर विद एन एग्जिस्टिंग इंडियन एंटिटी या फिर बाय स्टार्टिंग अ ब्रांच ऑफिस, इस तरीके से अपने इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश कर सकती हैं। एंड वंस द नेसेसरी क्राइटेरिया हैव बीन फुलफिल्ड द यूजीसी विल ग्रांट अप्रूवल फॉर 10 ईयर्स। यानी अगर इन यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूवल मिल गया है तो 10 साल तक के लिए वो इस्टेब्लिश रहेंगी और हर 9th ईयर के अंदर उन्हें रिन्यू करना होगा, उन्हें दिखाना होगा कि वो सारे क्राइटेरियाज़ को, सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को जिनको यूजीसी ने अप्रूवल दे दिया है तो उन्हें 10 ईयर्स तक के लिए इस्टेब्लिशमेंट का राइट मिल जाएगा और हर 9th ईयर के अंदर उन्हें इसे रिन्यू करना होगा, यानी बताना होगा कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हैं, जो भी क्राइटेरियाज इन ड्राफ्ट रेगुलेशंस के अंदर बताए गए हैं वो सब कुछ फॉलो करेंगे। तो वो ड्राफ्ट रेगुलेशंस हैं क्या, ये ड्राफ्ट क्या कहता है, क्या करना होगा इन यूनिवर्सिटीज़ को तभी वो इसे इस्टेब्लिश कर पाएंगी। सबसे पहला है एप्लीकेशन प्रोसेस। तो ये जो एप्लीकेशन है इट विल बी कंसिडर्ड बाय अ स्टैंडिंग कमिटी अपॉइंटेड बाय द यूजीसी, जो कि सबमिट करेगी अपनी रिकमेंडेशन विद इन 45 डेज़। यानी जिस दिन से आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की है, जिस दिन से इन यूनिवर्सिटीज़ ने एप्लीकेशन फ़ाइल की है, उस दिन से 45 दिन के अंदर अंदर जो ये स्टैंडिंग कमिटी है यूजीसी की, ये एग्ज़ामिन करेगी उस इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी, प्रोग्राम्स जो वो ऑफ़र करेगी और उनका पोटेंशियल। और 45 डेज़ के बाद ये जो यूजीसी की स्टैंडिंग कमेटी है या तो वो अप्रूवल दे देगी टू दिस फॉरेन इंस्टीट्यूशन टू सेट अप देयर कैंपसेस इन इंडिया विद इन 2 ईयर्स, या फिर रिजेक्ट भी कर सकती है। तो ये जो इनिशियल अप्रूवल है ये 10 साल के लिए होगा एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय रिन्यूअल। दूसरा है मोड ऑफ टीचिंग। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके पास ऑटोनॉमी होगी कि वो डिसाइड कर सकें कि उन्हें कैसी फैकल्टी चाहिए। अगर वो अब्रॉड के टीचर्स को लाके यहाँ पढ़ाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, इंडियन फैकल्टी को रिक्रूट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये पूरी ऑटोनॉमी इंस्टीट्यूट के पास होगी, उसके अंदर यूजीसी दखल नहीं देगी। लेकिन एक चीज़ जो इन इंस्टीट्यूट्स को ध्यान रखना होगा वो ये है कि ये जो कोर्सेज़ वो ऑफ़र करेंगे दे कैन नॉट बी ऑनलाइन एंड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। तो ये जो होगा, जो भी पढ़ाई होगी वो वहाँ पे कैंपस के अंदर ही होगी, कोई भी डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज़ नहीं चलेंगी। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो भी क्वालिफ़िकेशन स्टूडेंट्स को दी जाएगी इन द इंडियन कैंपस शुड हैव इक्विवेलेंस विद दोज अवॉर्डेड बाय द इंस्टीट्यूशंस इन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड सच यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस cannot offer any such program of study which jeopardizes the national interest of India or the standards of higher education in India. So जो भी वो पढ़ा रहे हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर it should be in accordance with the national interest of India, यानी इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हार्म नहीं होना चाहिए, जो हायर एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब हम समझते हैं कि इन यूनिवर्सिटीज़ का
फंड मैनेजमेंट कैसे चलेगा, कैसे जो पूरी फंडिंग है वो चलेगी। तो सबसे पहले तो ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं दे विल बी अलाउड टू रिपेट्रिएट फंड्स टू पेरेंट कैंपसेस, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ फंड्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, मोड ऑफ पेमेंट्स, रेमिटेंस। जो भी फंड्स का क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होगा या फिर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स का मेंटेनेंस होगा, किस मोड में पेमेंट होगा, ये सब कुछ जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू होना चाहिए। जो भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है और उसके रूल्स हैं उसके अकॉर्डेंस में होना चाहिए। साथ साथ इन इंस्टीट्यूट्स के पास ऑटोनॉमी होगी कि वो अपने हिसाब से फ़ी स्ट्रक्चर डिसाइड करें एंड दे विल फेस नो कैप्स दैट आर इम्पोज्ड ऑन इंडियन इंस्टीट्यूशंस। तो जो भी फ़ी है इट शुड बी रीज़नेबल एंड ट्रांसपेरेंट, और पूरी ऑटोनॉमी जो है वो इंस्टीट्यूट के पास होगी, वो कितनी फ़ी रखते हैं, और कोई कैप्स नहीं लगाई जाएंगी। जैसे हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ऊपर कैप्स लगाई जाती हैं कि कितनी फ़ी रख सकते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन इन इंस्टीट्यूट्स के पास पूरी ऑटोनॉमी होगी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द मूव। क्यों हम चाहते हैं कि ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया के अंदर आएँ, इंडिया के अंदर अपना कैंपस जो है इस्टेब्लिश करें। इसका कारण है, और वो कारण ये है कि 2022 के अंदर 13 लाख बच्चे जो हैं वो अब्रॉड के अंदर पढ़ रहे थे अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एज़ पर द आरबीआई। इसकी वजह से 5 बिलियन का लॉस हुआ फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ड्यू टू स्टूडेंट्स गोइंग ओवरसीज़। और अगर हम इन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ करते हैं कि वो अपने कैंपस को इंडिया के अंदर सेटअप करें, तो इससे क्या होगा, दिस विल इंश्योर कि जो हमारे बच्चे हैं विच आर अराउंड 40 मिलियन जो कि हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, दे विल हैव एक्सेस टू ग्लोबल क्वालिटी एजुकेशन। और ये जो पूरा आइडिया है फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस को इंडिया में सेटअप करें, इट इज़ ऑल्सो मैंशनड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर, दे विल बी फैसिलिटेटेड टू ऑपरेट इन इंडिया थ्रू अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। और ये जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस अभी रिसेंटली यूजीसी के अंदर रिलीज़ की हैं, दे ओनली सीक टू इंस्टीट्यूशनलाइज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज विजन। और ये ना सिर्फ ब्रेन ड्रेन और लॉस ऑफ फॉरेक्स को बचाएगा, बल्कि अट्रैक्ट करेगा ओवरसीज़ स्टूडेंट्स को इंडिया के अंदर। जो बाकी के देश हैं, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो भी इंडिया के अंदर आना चाहेंगे पढ़ने के लिए अगर ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हो जाते हैं। इट विल एनकरेज कॉम्पिटिशन अमंग वेरियस प्लेयर्स इन द कंट्री एंड अलाउ फैकल्टी टू फैकल्टी रिसर्च कोलैबोरेशन अमंग वेरियस यूनिवर्सिटीज़। लेकिन इस पॉलिसी के रिगार्ड में कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि सोशल जस्टिस का क्या होगा। अगर हम हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो उनके ऊपर जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो एप्लीकेबल होता है, क्या वो इन फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा तो कैसे होगा। सो उन्हीं सब कंसर्न्स के बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो है सोशल जस्टिस को लेके। सो इट इज़ बिलीव दैट द सोशल जस्टिस कंसर्न्स हैव बीन इग्नोर्ड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन आर कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे हायर एजुकेशन जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव मीन्स है फॉर सोशल चेंज। दूसरा है कि ये जो रेगुलेशंस हैं ये कोई भी कास्ट बेस्ड, इकोनॉमिक बेस्ड, माइनॉरिटी बेस्ड या आर्म बेस्ड रिजर्वेशन के बारे में बात नहीं करती, क्योंकि इंडिया में इस समय दिव्यांग बेस्ड, कश्मीरी माइग्रेंट, वुमेन रिजर्वेशन, काफ़ी सारे रिजर्वेशन हैं, लेकिन इन ड्राफ्ट रेगुलेशंस में ऐसी कोई भी रिजर्वेशन की बात नहीं कही गई है। उसके बाद जो तीसरा कंसर्न है वो ये है कि क्योंकि अब इन इंस्टीट्यूट्स को ऑटोनॉमी है कि वो कुछ भी फ़ीस रख सकते हैं, जो भी वो डिसाइड करें वो रखेंगे, तो इससे जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो इंडिया में काफ़ी बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी तो कुछ कैप है, एक मिनिमम कैप है जो लगाई जाती है इंडियन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, स्पेशली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर। लेकिन अब अगर हम ये ऑटोनॉमी दे रहे हैं इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स को, तो जो भी वो फ़ीस स्ट्रक्चर रखेंगे वो लेना पड़ेगा, और इससे जो एजुकेशन का जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, विच विल नॉट बी इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल, टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और जो रिपेट्रिएशन ऑफ फंड्स है पेरेंट इंस्टीट्यूशन अब्रॉड के अंदर, जो कि प्रोहिबिटेड था पहले, अब उसे अलाउ करना पड़ेगा। एंड देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेन एजुकेशन प्रोवाइडर्स टू मेंटेन अ कॉर्पस फंड टू ऑपरेट इन इंडिया।
सो ये कुछ कंसर्न्स और ड्रॉबैक्स थी इस रिगार्ड के अंदर। अब देखते हैं कि कैसे ये रेगुलेशंस जो हैं उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कौन कौन सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के अंदर स्टैब्लिश होंगी। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।